स्वागत है प्रिय छात्रों। बीएससी एजी 5th सेमेस्टर का इलेक्टिव कोर्स इलेक्ट एग्रॉन 311 कृषि कचरे का प्रबंधन यूनिट 3 पर हमारी चर्चा चल रही है। 4 लेक्चर हो चुके हैं। यूनिट 3 के 4 लेक्चर्स में हमने आपको वर्मी कंपोस्ट के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ाया है। आज ये यूनिट 3 का 5वां लेक्चर हम आपको हिंदी में पेश कर रहे हैं। लेक्चर है बायो कन्वर्जन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी जो विघटन योग्य कृषि कचरा है उसका जैव संरक्षण या जैव संरक्षण एक अलग एस्पेक्ट है, एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक विज्ञान की एक शाखा है। तो जैव संरक्षण क्या होता है, जैव संरक्षण का क्या महत्व है, उस चीज़ को हम यहाँ चर्चा करेंगे। जैव संरक्षण की इस क्रिया में जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी हैं शामिल हैं या जो इसमें आते हैं, उनका प्रबंधन कैसे किया जाए कि ये जो हमारा जैव संरक्षण है ये सुचारू रूप से हो, अन्यथा जैव संरक्षण पर असर पड़ता है। तो उस विषय पर चर्चा आज के इस लेक्चर में की जाएगी। आज के लेक्चर में जिन बिंदुओं पे चर्चा की जानी है वह प्रमुख बिंदु हैं। व्हाट इज बायो कंजर्वेशन, जैव संरक्षण क्या है, हम आपको यह बताएंगे। बायो कंजर्वेशन जो जैव संरक्षण है इसके तरीके क्या हैं, मेथोडोलॉजी, इसके तरीके बताएंगे। इसके बीच में एक शब्द आता है बायो कन्वर्जन। बायो कन्वर्जन बायो कंजर्वेशन से अलग है, और ये जो हम कृषि कचरे का प्रबंधन कर रहे हैं जैविक विधि के द्वारा कर रहे हैं, ये एक प्रकार से बायो कन्वर्जन है। तो ये कैसे हम करते हैं और ये क्या होता है, चीज़ों को बताएंगे। वेस्ट मैनेजमेंट जो कचरा प्रबंधन है उसका क्या क्रम होना चाहिए, कौन सा तरीका कचरा प्रबंधन का ऐसा है जो हमें जो सबसे पसंदीदा तरीका है, जिसकी तरफ हमें जाना चाहिए, कौन सा ऐसा तरीका है जो पसंदीदा तरीका नहीं है, मजबूरी में ही उसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए। तो इसको बोलते हैं बायो वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की। तो किस क्रम में हम किस तरीके को अपनाएं अपना कचरा प्रबंधन के लिए, उसके ऊपर भी यहाँ चर्चा करेंगे। और ये जो बायो कंजर्वेशन हम करते हैं, जैव संरक्षण करते हैं, उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या नीति होनी चाहिए, और कचरा प्रबंधन के क्या लाभ हैं, उसके ऊपर चर्चा। तो ये वो प्रमुख बिंदु हैं जिसके ऊपर चर्चा रहेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ आज ये समझ लेते हैं कि बायो कंजर्वेशन जैव संरक्षण ये क्या चीज़ है, ये क्या होता है। तो ये देखिए, ये संरक्षण करना है, ये बिल्कुल बायोलॉजिकल सिस्टम है। इस बायोलॉजिकल सिस्टम को संरक्षित करके रखना है, बचा के रखना है, ये कहलाता है बायो कंजर्वेशन, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये जो हमारा जैविक दुनिया है इसमें बायोडाइवर्सिटी है, इसमें जैव विविधताएं हैं, कई प्रकार के इसमें जीव, सॉइल फ्लोरा फौना, जीव पौधे सब कुछ इसमें पलते हैं। और हमारे अगर हम कचरे का समुचित निस्तारण नहीं करेंगे तो जैव विविधता पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, या हमारी खेती की प्रक्रिया ही अगर अनुकूल नहीं होगी तो भी जैव विविधता पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। तो हमें हमारी खेती की अनुकूल प्रक्रिया, खेती की प्रक्रिया से उत्पादित होने वाला कचरा, उसका समुचित प्रबंधन जैव विविधता को संरक्षित करके रख सकता है। तो बायो कंजर्वेशन का मतलब हुआ कि पूरे विश्व के जैव विविधता को संरक्षित करके रखना, और यह बिल्कुल लोकल स्तर पे शुरू होता है, हमारे घर के स्तर से शुरू होकर के हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के स्तर तक होते हुए पूरे वैश्विक स्तर पर हम अगर इसकी चिंता करते हैं कि हमें जैव विविधता को संरक्षित करना है, हमारे जो विश्व में या हमारी पृथ्वी का जो पारिस्थितिक तंत्र है और जो एक संस्कृति है पशु पक्षी पेड़ पौधे के आपस में रिश्ते के बीच में,
उस संस्कृति को सबको बचा के रखना है। तो ये जो मैं पशु पक्षी और पेड़ पौधा बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जैव विविधता में सभी आते हैं, तो इसलिए हमने लिखा है इट अप्लाइज टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये पौधों के ऊपर भी लागू होता है, ये जानवरों के ऊपर भी लागू होता है। तो पौधे, जानवर, वातावरण सब मिला जुला करके जो पूरा एक पारिस्थितिक तंत्र है, पूरी जो वैश्विक स्तर पर जो जैव विविधता है, उसको संरक्षित करके रखने की प्रक्रिया को बायो कंजर्वेशन यानी जैव संरक्षण कहते हैं। अभी देखिए जो बायोडाइवर्सिटी है, हमने कहा जैव विविधता को हमें संरक्षित करना है। तो अब जैव विविधता कितने प्रकार की है? तो जैव विविधता 3 प्रकार की है। एक तो है जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक है स्पीसीज डाइवर्सिटी और एक है कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब हुआ कि किसी एक ही जीव में के कई प्रकार के जीन्स उपलब्ध होते हैं, जिससे उनके अलग अलग गण बनते हैं। तो सभी गणों का संरक्षण करना है। स्पीसीज में भी एक गण के अंदर ही कई प्रजातियां होती हैं, तो उन सभी प्रजातियों का भी संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, और जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है प्रजातियां बड़ी उपयोगी हुआ करती थी, लेकिन वो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। और पूरा एक पारिस्थितिक तंत्र है, किसी प्रजाति के विलुप्त होने से या किसी प्रजाति के विलुप्त होने से पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होता है, या दूसरे तरह से भी कह सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होने से प्रजातियां विलुप्त होती हैं। तो प्रजातियों को विलुप्त होने से भी बचाना है, पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट होने से भी बचाना है, तो उस सारी प्रक्रिया को बायो कंजर्वेशन कहते हैं। विज्ञान के हिसाब से बात करें, ये तो बायो कंजर्वेशन एक प्रकृति अपने आप भी करती है, और हम ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे प्रकृति को तो प्रकृति कुछ ना कुछ करके तो उसको अपने आप को स्थापित करेगी ही। विज्ञान में उस चीज़ को अध्ययन करते हैं कि हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए ताकि हम जैव विविधता को संरक्षित कर सकें। तो इसलिए बायो कंजर्वेशन विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के जैव विविधता का अध्ययन किया जाता है, उसकी प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, और उन तरीकों का अध्ययन किया जाता है जिससे कि पृथ्वी की जैव विविधता को संरक्षित करके रखा जा सके। प्रकृति की जैव विविधता, उसका हैबिटेट और उसका पारिस्थितिक तंत्र, इन सभी चीज़ों को संरक्षित करके रखा जा सके, उसका अध्ययन विज्ञान की शाखा में किया जाता है। तो अब जब बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता का संरक्षण करना है, तो जैव विविधता का संरक्षण एक तो प्रकृति खुद अपने आप करती है, और ये जो हमारे नित्य क्रियाकलाप हैं जिसके कारण प्रकृति प्रभावित हो रही है या प्रकृति हानिकारक रूप से प्रभावित हो रही है और जैव विविधता नष्ट हो रही है, तो फिर हम इन जैव विविधताओं का संरक्षण अपने विज्ञान की जो बायोडाइवर्सिटी विज्ञान की जो ब्रांच है उसकी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए भी हम कृत्रिम रूप से जैव संरक्षण कर सकते हैं। तो कृत्रिम रूप से जो हमें जैव संरक्षण करना चाहिए वो उसके हमारे पास 2 तरीके हैं, एक है इन सीटू कंजर्वेशन, एक है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब ये है कि जो जैव विविधता या जो जैव जिस हैबिटेट में जहाँ पर पनपता है उसको वहाँ पर उसी हैबिटेट में उसी रूप में उसके प्राकृतिक अवस्था में ही उसको पाला जाए, वहीं पर प्रकृति का कुछ ऐसा निर्माण कर दिया जाए कि वह जीव वहाँ पर अच्छे तरीके से पले पोसे। तो ये हो जाता है इन सीटू कंजर्वेशन, यानी कि साइट पर वहीं उसी जगह पर उसका प्रबंधन करना। दूसरी प्रक्रिया कहलाती है एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन में जब हम देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र या वातावरण किसी जीव के पनपने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं हो रहा है और जीव वहाँ पे नष्ट हो रहा है, लेकिन हमको उसका संरक्षण करना है, उसके जीन्स का संरक्षण करना है, उसकी स्पीसीज का संरक्षण करना है, तो इस संरक्षण को करने के लिए हम उसको उस स्थान से ले आते हैं। कृत्रिम रूप से हम कहीं लैब में या कहीं गार्डन में उसके अनुकूल वातावरण निर्माण करके हम उसका वहाँ पे संरक्षण करते हैं। तो उसके मूल स्थान से अलग करके किसी जीव को या किसी जैव विविधता को या किसी
जेनेटिक मटेरियल को उसके मूल स्थान से अलग करके कृत्रिम रूप से उसका संरक्षण करके रखना, वो एक्स सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। तो इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर जो 4 प्रक्रियाएं आती हैं वो हैं, एक है बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये जो पूरा हमारा बायोस्फीयर है, पृथ्वी को हम बायोस्फीयर बोलते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह, उसके नीचे और उसके ऊपर के वातावरण, ये सब पूरा भाग को बुला के स्फीयर बोलेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव पलते हैं। तो इसलिए बायोस्फीयर हो जाता है। इस बायोस्फीयर में हम कुछ ऐसे रिजर्व निर्माण कर देते हैं, कुछ क्षेत्रों को हम ऐसे चिन्हित कर लेते हैं कि ये रिजर्व क्षेत्र हैं। तो उन क्षेत्रों में फिर हम किसी और गतिविधि की इजाज़त नहीं देते हैं। जैसे देहरादून के जो जंगल हैं उत्तराखंड के, वो हाथियों के लिए रिजर्व किए गए हैं, तो उसको बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट फॉर एलिफेंट्स। तो वहाँ पर किसी और तरह के पार्क वगैरह को बनाने की अनुमति नहीं दी जाती है क्योंकि वो हाथियों के लिए संरक्षित क्षेत्र है। दूसरी प्रक्रिया होती है नेशनल पार्क। इसका भी उदाहरण आपको उत्तराखंड में मिलता है। इवन आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश में आपको बांधवगढ़ में मिलेगा, जो टाइगर के लिए रिजर्व करके एक पार्क बनाया गया है वहाँ पे। तो ये भी इन सीटू मेथड है, क्योंकि जहाँ पर वो पलते हैं उसी जगह उनके लिए हमने पार्क बना दिया और वहाँ पे नेशनल पार्क बना करके हम उस जीव का संरक्षण करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना करके भी हम जीव का संरक्षण करते हैं। जैसे आप ग्वालियर में देखते हैं, जो हमारा फूल बाग में जो सेंचुरी है, आप जाके कभी देख सकते हैं, वहाँ पर कितने प्रकार के वन्य जीवों को संरक्षित करके रखा गया है और कृत्रिम रूप से उनके अनुकूल वातावरण, थोड़ा सा पहाड़, थोड़ा जंगल, घास सब लगा करके बना करके, इसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सेक्रेट फॉरेस्ट कॉज, तो कुछ जो जंगल हैं उन्हें भी संरक्षित किया गया है जहाँ पे पूरी तरह से जीवों का संरक्षण हुआ। तो जंगल तो प्राकृतिक रूप से ही हमको मिले थे, लेकिन उनको नष्ट होने से बचाने के लिए उनका संरक्षण किया गया और वहाँ पर जैव संरक्षण अपने आप प्रकृति ने किया। तो यह प्रक्रिया इन सीटू बायो कंजर्वेशन, इन सीटू जैव संरक्षण कहलाती है। दूसरा जो तरीका पद्धति है वो है एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन में हमको मटेरियल को उसके मूल स्थान से अलग ला करके उसके अनुकूल वातावरण निर्माण करके उसका संरक्षण करना है। इस प्रक्रिया के अंदर बॉटनिकल गार्डन्स बनाए जाते हैं। तो बॉटनिकल गार्डन बना करके बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं, ऐसे पेड़ पौधे हैं, ऐसे पशु पक्षी हैं जो उस जगह तो यद्यपि कि नहीं पलते हैं, लेकिन एक ऐसा बगीचे का निर्माण कर दिया जिसे हम बॉटनिकल गार्डन बोलते हैं। तो वहाँ पर हम विभिन्न जगह से एकत्रित कर करके कई प्रकार की प्रजातियाँ, कई प्रकार के गण के पौधे हम लाते हैं और इस गार्डन में हम उसको रोपित करके, उसकी सिंचित करके, उसकी देखभाल करते हैं। तो इस तरह से हम बॉटनिकल गार्डन बना के उसका संरक्षण करते हैं। ये एक सीटू कंजर्वेशन में आता है। जूस बना करके, जैसे हमने अजायब घर या चिड़ियाघर बना करके, यह भी वहाँ पर भी इनको पाला जाता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और पशुओं को पाल करके जू बना करके एक्स सीटू संरक्षण किया जाता है। सीड पॉलन बैंक, एक्स सीटू कंजर्वेशन में ये जो आगे की 3 पद्धति हैं, ये बहुत प्रचलित और बहुत पॉपुलर पद्धति है, क्योंकि सीड पौधे के साथ अटैच्ड नहीं है। सीड अपने है तो अपने प्राकृतिक अवस्था में ही, नेचुरल फॉर्म में है, लेकिन वो नेचुरली इस तरह से स्टोर नहीं हो सकता। तो उस सीड को एक्सट्रैक्ट करके, उसको ड्राई करके, कोल्ड टेम्परेचर पे करके, जैसे भी करके उसकी प्रक्रिया है करने की, उसको करके गोदाम में स्टोर करके ऐसा स्टोर करके रखा जाता है कि वो लंबे समय तक स्टोर रहे। पॉलन बैंक, जो पराग कण होते हैं जिनके माध्यम से बायोडाइवर्सिटी बनती है, ऐसे पॉलेंस को भी बैंकों में स्टोर करके रखा जाता है। ऐसे पॉलेंस को कोल्ड स्टोरेज में या क्रायो प्रिजर्वेटिव में, डीप फ्रीजर में स्टोर करके रखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रोज़न पॉलन। तो आजकल ब्रीडिंग में फ्रोज़न पॉलन का भी काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। जीन बैंक, इसी तरह से कुछ जीन बैंक बनाए गए हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजातियों का
जीन्स जो है उसके अंदर संरक्षित करके रखा गया है। और बायोटेक्नोलॉजी जो एक नया विज्ञान की शाखा है जिसके माध्यम से हमको बहुत रास्ते मिलते हैं, तो इसमें टिश्यू कल्चर के द्वारा किसी भी प्रजाति का कैलस निर्माण करके टिश्यू कल्चर के द्वारा उसको संरक्षित करके लंबे लंबे समय तक रखा जा सकता है। उपयोग के लिए उसको वहाँ वापस टिश्यू कल्चर कैलस वहाँ से निकाल करके टिश्यू कल्चर लैब से उसको वापस अपने पौधों की रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। यह सारी वो प्रक्रिया है जिससे जैव संरक्षण होता है। बायो कंजर्वेशन थ्रू बायो कन्वर्जन। अभी यहाँ पर क्या है, बायो कन्वर्जन एक शब्द आता है। बायो कन्वर्जन का जो शब्द है वो कचरा प्रबंधन में आता है, क्योंकि जैव संरक्षण अभी हम आपको बता रहे थे। तो जैव संरक्षण एक बहुत ब्रॉड, बहुत बृहद विस्तृत एक विषय है, सिर्फ कचरा प्रबंधन से संबंधित नहीं है। बायो कन्वर्जन जो विषय है ये मुख्य रूप से कचरा प्रबंधन से संबंधित होता है। तो कचरे का कन्वर्जन जैविक कारकों के माध्यम से या जैविक कारकों द्वारा जब कचरे का कन्वर्जन किया जाता है, यानी कन्वर्जन मतलब बदलाव करना, तो कचरे के प्रारूप में, कचरे के रूप में या उसके गुण में बदलाव किया जाता है। यह बदलाव किया जाता है बायो मतलब जैविक कारकों के द्वारा। जैविक कारक कौन से हैं आप अब तक के लेक्चर्स में समझ चुके हैं। ये मुख्य रूप से सूक्ष्म जीव हैं, और अभी पिछले लेक्चर्स में हमने देखा केचुआ है। तो यानी कि कृषि कचरे का प्रारूप में बदलाव करने को, जैविक कारकों द्वारा बदलाव करने को हम बायो कन्वर्जन कहते हैं। तो बायो कन्वर्जन को बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वही एक भाग से दूसरे भाग में परिवर्तित करना, ट्रांसफॉर्म करना, यानी कि एक भाग से दूसरे भाग में उसको परिवर्तित करने को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, जो हमारा कार्बनिक पदार्थ है, इसका बदलाव, सच एज प्लांट और एनिमल वेस्ट, जैसे कि हमारा पौधे और जानवरों के द्वारा प्राप्त हुआ कचरा, यानी कि कुल मिला के मोटे तौर पर बोले तो कृषि कचरा। अब बदलाव करना है तो बदलाव क्यों कर रहे हैं, उसको कुछ ऐसे उपयोगी उत्पाद में बदल रहे हैं जो कि हमारे इकोसिस्टम में, हमारे पारिस्थितिक तंत्र में दोबारा से काम आ सकें। इसके अलावा उससे हम ऊर्जा का उत्पादन भी कर रहे हैं। तो ये कृषि कचरे का ऐसा बदलाव करते हैं, जैविक कारकों द्वारा बदलाव करते हैं, जिससे कि कुछ उपयोगी पदार्थ लास्ट में बन जाए, आखिरी में बन जाए, और उससे ऊर्जा का भी निर्माण हो सके। तो ये बदलाव किनके द्वारा होता है, जैविक एजेंट्स, यानी बायोलॉजिकल जो जैविक कारक हैं उनके द्वारा होता है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये हो जाता है बायो कन्वर्जन। बायो कन्वर्जन से ऊर्जा भी बनती है, कुछ उपयोगी पदार्थ भी बनते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र में दोबारा से काम आए। कुछ ऐसे पदार्थ भी बनते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र के अलावा में काम नहीं आते हैं लेकिन मनुष्य के लिए उपयोगी हैं। तो ये बायो कन्वर्जन जो हम करते हैं ये हम 3 प्रकार से करते हैं। एक होता है एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। इसमें कृषि कचरे का हाइड्रोलिसिस करते हैं, जिसके द्वारा कृषि कचरे का विघटन होता है और उसके ऊपर एंजाइम की क्रिया होती है। तो इस एंजाइम की क्रिया से उसका कृषि कचरे का बदलाव होता है। दूसरा है सिंथेसिस गैस फर्मेंटेशन। तो ये गैस फर्मेंटेशन के द्वारा कृषि कचरे का बदलाव करते हैं। तीसरा है ग्रब कंपोस्टिंग। ग्रब कंपोस्टिंग के ऊपर, ग्रब मतलब कचरा, और कंपोस्टिंग यानी जो कचरा कंपोस्टिंग करना है, तो जाहिर सी बात है जो विघटन होने योग्य कचरा है उसी की कंपोस्टिंग करनी है। विघटन होने योग्य कचरा कौन सा है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, जैविक कचरा ही जो है वही विघटन होने योग्य कचरा है। तो इसका बदलाव इन 3 प्रकृति से किया जाता है। अभी देखिए यहाँ पर ये बात समझने की है कि अगर हमारे पास जो जैविक कचरा आ रहा है वो सिर्फ एक ही स्रोत से आ रहा है, पूरा एक ही प्रकार का है, तो एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस करना आसान है। इसको एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस से इसका बदलाव किया जा सकता है।
सिंथेसिस गैस फर्मेंटेशन प्रक्रिया से जो कृषि कचरे का बदलाव किया जाता है वो ब्लेंड फीड स्टॉक, यानी ऐसा कृषि कचरा है जो अलग अलग स्रोतों से आ रहा है, अलग अलग प्रकृति का, अलग अलग प्रकार का कचरा है और सब वो आपस में मिला हुआ है। ब्लेंड मतलब मिला देना आपस में, तो सब आपस में मिला हुआ है, इस प्रकार का कृषि कचरा है। तो उसका बदलाव सिंथेसिस गैस फर्मेंटेशन प्रक्रिया से होता है। और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है ग्रब कंपोस्टिंग, यानी कृषि कचरे का कंपोस्टिंग करना, यही एक सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है। यानी ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो थोड़ी सस्ती भी है, हालांकि समय इसमें ज़्यादा लगता है, लेकिन यह सस्ती है, बड़े पैमाने पे उपयोग में लाई जाती है, इसका कोई हानिकारक प्रभाव वातावरण पे नहीं है और यह काफ़ी लाभकारी है। तो ये कंपोस्टिंग प्रक्रिया से भी कृषि कचरे का बदलाव होता है। तो ये कृषि कचरे का जो बदलाव होता है ये इतने प्रकार से, इतने इतने रास्ते से हो सकता है और इतने इतने प्रकार के अंतिम उत्पाद उससे हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो ये जो ऊपर हमने लिखा है सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट का मतलब हुआ वह कृषि कचरा जिसका बदलाव किया जा रहा है। वो एक स्रोत से भी हो सकता है, वो 2-3 या अलग अलग स्रोत से अलग अलग प्रकार के कचरे का मिश्रण भी हो सकता है। तो जो है वह कचरा जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसका कि बदलाव किया जाना है, उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। इस सबस्ट्रेट का या तो प्री ट्रीटमेंट करते हैं या प्री ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, और इस सबस्ट्रेट का फर्मेंटेशन यानी कि इसको सड़ाते हैं। तो 2-3 काम कर सकते हैं। या तो हम सबस्ट्रेट जो हमारा कृषि कचरा शुरू में मिला उसको फर्मेंटेशन के लिए डालेंगे, सड़ाएंगे। सड़ाने से हमको सिंगल सेल प्रोटीन मिलेगा। सिंगल सेल प्रोटीन इसको मनुष्यों के या जानवरों के पोषण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर इसको सड़ाने से हमको लिग्नोसेलुलोजिक एंजाइम मिलेगा। इससे हम सैक्रिफिकेशन यानी कि पॉलीसैकेराइड्स को डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करने का काम कर सकते हैं। दूसरी प्रक्रिया है इस सबस्ट्रेट का प्री ट्रीटमेंट करके इसको सीधे जानवरों के पोषण के लिए। हमने आपको बताया था कृषि कचरे का क्या क्या उपयोग है। कृषि कचरे का एक उपयोग यह है कि कृषि कचरा जानवरों के चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कुछ कृषि कचरा सीधे जानवरों के चारे के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है। कुछ कृषि कचरा कुछ प्राथमिक उपचार के बाद जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल हो जाता है। कुछ कृषि कचरा ऐसा है जिसका हम प्राथमिक उपचार करके या नहीं भी करके सीधे उसका हम विघटन के लिए डाल देते हैं, जिससे हम पॉलीसैकेराइड्स को डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड में बदलते हैं। कुछ कृषि कचरा ऐसा है जिसको हम पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड बदलने के बाद इससे हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज, मैनोज और जाइलोज। यह ग्लूकोज को फर्मेंटेशन में डाला जा सकता है। इस ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करके हमें कई उत्पाद मिलेंगे। ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करके इस फर्मेंटेड प्रोडक्ट को सीधे फूड एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कुछ रसायन का निर्माण कर सकते हैं और कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं जो मनुष्यों के लिए उपयोगी है। इसके अलावा इस फर्मेंटेशन से, इस सड़ने से हमको सिंगल सेल प्रोटीन, SCP का मतलब है सिंगल सेल प्रोटीन मिलता है। अल्कोहल, मीथेन, एंजाइम, इन चीज़ों का निर्माण ग्लूकोज के फर्मेंटेशन से मिलता है। तो अगर हम कृषि कचरे का सीधे फर्मेंटेशन कर देंगे तो सिंगल सेल प्रोटीन मिलेगा जिसका कि पोषण में इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर हम उसका सैक्रिफिकेशन करके उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करके सिंपल शुगर का फर्मेंटेशन करेंगे तो हमको अल्कोहल, मीथेन और एंजाइम्स मिलेगा। कुछ ग्लूकोज का सीधे फर्मेंटेशन करने से अपने को ऐसा एंजाइम मिलेगा जो बायोफ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। मीथेन मिलेगा जो कि पेट्रोकेमिकल्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। सिंगल सेल प्रोटीन एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन में इस्तेमाल होगा। अल्कोहल्स भी आप जानते हैं जो
सैनिटाइजेशन में इस्तेमाल होता है, हालांकि कुछ गलत उपयोग भी होता है। माइक्रोबियल पॉलीसेकेराइड बनता है जिसका कि फूड में इस्तेमाल होता है। कुछ फाइन केमिकल्स और एंटीबायोटिक्स में भी ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करके कुछ एंटीबायोटिक्स का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो ये सब बायो कन्वर्जन है। सैक्रिफिकेशन के बाद मैनोज बनता है, इसका इस्तेमाल हो सकता है, नहीं तो सैक्रिफिकेशन के बाद जाइलोज से जाइलोटॉल और फरफुराल केमिकल्स का एक्सट्रैक्शन होता है। एक रास्ता यह है कि सबस्ट्रेट को आप उपचार करके, कुछ प्राथमिक उपचार करके उसको एनिमल फीड के लिए ना डालें, उससे फेनोलिक कंपाउंड निकालें और फेनोलिक कंपाउंड निकाल करके इस फेनोलिक कंपाउंड से बेंजीन का निर्माण करें। ये बेंजीन एक ऐसा रसायन है जो आप जानते हैं रिफाइनरीज वगैरह में बहुत काम आता है। तो इस तरह से कृषि कचरे से इतने प्रकार से उसका बायो कन्वर्जन, इतने रास्तों से उसका बायो कन्वर्जन करके हम उससे इतनी उपयोगी चीज़ें बना सकते हैं। तो इस प्रकार से कृषि कचरे का बायो कन्वर्जन किया जाता है। तो हमारी बात चल रही थी बायो कंजर्वेशन के ऊपर। बायो कंजर्वेशन तो एक बहुत वृहद विस्तृत विषय है। कृषि कचरे का बायो कन्वर्जन, अब तक हम आपको 2 यूनिट में जो चीज़ें पढ़ा चुके हैं, हम आपको एरोबिक डिकम्पोजिशन पढ़ा चुके हैं, हम आपको एनारोबिक डिकम्पोजिशन पढ़ा चुके हैं, हम आपको वर्मी कंपोस्टिंग पढ़ा चुके हैं। इस 3 तरह से कृषि कचरे का प्रबंधन, विघटन हम आपको बता दिए हैं। यह सब अपने आप में बायो कन्वर्जन ही है। इन सब से जो अंतिम उत्पाद मिल रहा है, तीनों ही प्रक्रिया से जो अंतिम उत्पाद मिल रहा है, ये कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। एक प्रक्रिया जो हमने आपको एनारोबिक डिकम्पोजिशन की बताई, उससे हमको मिलता है डाइजेस्टेड बायोस्लरी। ये डाइजेस्टेड बायोस्लरी यह खेती के लिए एक उपयुक्त कार्बनिक खाद है। एरोबिक डिकम्पोजिशन की जो प्रक्रिया बताई, हाँ, जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया बताई, उसमें डाइजेस्टेड बायोस्लरी के अलावा हमको मीथेन गैस मिलती है जो कि ईंधन के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इस प्रकार से प्रक्रिया नहीं करते, प्रबंधन नहीं करते, तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन प्रकृति में अपने आप भी घटित होता है। अपने आप घटित होता है तो मीथेन तो भी बनती है, हाइड्रोजन सल्फाइड तो भी बनती है, फिर ये वातावरण को प्रदूषित करती है। लेकिन हमने अगर इसको नियंत्रित किया तो यह जो मीथेन बनी, हाइड्रोजन सल्फाइड को हमने सल्फर स्क्रबर से साफ करके तब वातावरण में छोड़ा, जिससे कि वातावरण प्रदूषित नहीं हुआ। मीथेन को भी सीधे वातावरण में नहीं छोड़ा गया, जिससे कि वातावरण प्रदूषित नहीं हुआ। तो ना बदबू फैली, ना वातावरण प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस बनी, और हमें ऊर्जा और मिल गई, जिससे कि हमने ऊर्जा का अपने काम में इस्तेमाल ले लिया। तो ये जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन है, यह भी एक प्रकार का बदलाव हुआ कचरे में। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा, जैविक कारक द्वारा हुआ तो हम कह सकते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। एरोबिक डिकम्पोजिशन में हमको सीधे कंपोस्ट मिल गया लास्ट में, जिस कंपोस्ट का खेती में अच्छा इस्तेमाल है। वर्मी कंपोस्ट भी हमने देखा, इसमें भी हमको वर्मी कंपोस्ट जो अंतिम उत्पाद मिला, वो एक अच्छा कार्बनिक खाद, कार्बनिक खेती के में एक बहुत उपयोगी खाद के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो यह सब बायो कन्वर्जन ही है। बायो कन्वर्जन जो कृषि कचरे का होता है, उसका एक सबसे बड़ा प्रक्रिया जो हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे, इसलिए उसके परिचय के तौर पे आप इस स्लाइड का ध्यान रखिएगा कि हमको अंत में सिंपल शुगर मिल रहा है, ग्लूकोज। फिर हम उसका फर्मेंटेशन करके हमको क्या मिलता है, एल्कोहल, मीथेन, बेंजीन एल्कोहल का फर्मेंटेशन करके भी मिल सकती है, और एंजाइम्स मिलता है जिससे फ्यूल मिलता है। तो ये चीज़ें, तो ये प्रक्रिया कचरे का प्रबंधन की हमने जो अभी तक आपको 3 प्रक्रिया बताई, एक में डाइजेस्टेड बायोस्लरी अंतिम उत्पाद मिल रहा है जो कृषि के लिए उपयोगी है, और मीथेन गैस मिल रही है जो हमारे ऊर्जा के लिए उपयोगी है। बाकी दोनों एरोबिक डिकम्पोजिशन में कंपोस्ट मिल रहा है, कृषि के लिए उपयोगी है।
वर्मी कंपोस्टिंग में हमको जो वर्मी कंपोस्ट खाद मिलती है, केचुआ खाद, वो कृषि के लिए उपयोगी है। अब अगले लेक्चर में आप देखेंगे एक चौथी हम आपको प्रक्रिया बताएंगे कचरा प्रबंधन की, जिसमें हम कचरे से अल्कोहल का निर्माण करते हैं, या हम कृषि कचरे से मीथेन अल्कोहल का या एसीटोन का निर्माण करते हैं। वह प्रक्रिया बायो कन्वर्जन कहलाती है। तो बायो कन्वर्जन का मुख्य रूप से इस्तेमाल उस प्रक्रिया के लिए जो अल्कोहल निर्माण के लिए होती है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यह जो अब तक हम आपको 3 प्रक्रिया बता चुके हैं, यह भी बायो कन्वर्जन ही है। तो हम ये सोचेंगे कि यह जो कृषि कचरे का प्रबंधन हम कर रहे हैं, इसका जो हम बायो कन्वर्जन कर रहे हैं, अब तक की जो 3 प्रक्रिया हम पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर दिमाग पे जोर डालिए। यह जैव विविधता को किस तरह से संरक्षित करती है। तो हम जो कृषि कचरे का प्रबंधन करते हैं, इसमें इसकी हायरार्की ये है। प्रिफर्ड ऑप्शन, यह जब हमारे पास कृषि कचरा आ रहा है, तो यह वह प्रक्रिया है जो हम पसंद करेंगे कि हम पहले इसका पालन करें। इसका पालन संभव नहीं होगा तो हम कोशिश करेंगे हम इधर इसका पालन करें। इसका पालन भी संभव नहीं होगा, पहले कोशिश करेंगे इसका पालन हो, ऊपर के 2 जो, फिर कोशिश करेंगे इसका पालन अगर संभव नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कृषि कचरे के प्रबंधन में हम ये जो नीचे की प्रक्रिया है इसका पालन करें। ये भी संभव नहीं है तो ये हमारा लीस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन है, तो ये तो करना ही पड़ेगा फिर। तो यह कृषि कचरे का प्रबंधन करने का एक प्रक्रिया है, जिसका पालन हमको करके कृषि कचरे का प्रबंधन करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है रिड्यूस, कम कीजिए। कम कैसे कीजिए? कृषि कचरे का उत्पादन या फूड वेस्ट, खाद्य पदार्थों को वेस्ट होने से बचाइए। कृषि कचरे का उत्पादन तो देखिए होगा ही, लेकिन हमारी खेती की पद्धति, क्रॉप रोटेशन, मिक्स क्रॉपिंग, जो हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर आपको पढ़ाए थे, उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी आपको दी थी, असाइनमेंट भी दिया था। तो हम अगर उस पद्धति की कृषि करेंगे, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, जिसमें हम सॉइल कवर रखेंगे, हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स रखेंगे, तो जाहिर है कृषि कचरे का उत्पादन हम कम करेंगे। कृषि कचरा सिर्फ खेती से मत जोड़ के देखिए, प्रोसेसिंग से, किचन से भी जोड़िए। किचन खाना बनाते समय जो आलू का छिलका वगैरह वेस्ट आता है, दैट इज फूड वेस्ट। बहुत से जैसे होटल में खाना ज़्यादा बनता है, रात में फेंक दिया जाता है, वो भी फूड वेस्ट है। तो प्रक्रिया ये है कि सबसे पहला ऑप्शन ये है कि इसे रिड्यूस कीजिए। जनरेटिंग लेस वेस्ट इन एवरीडे लाइफ, अपने दैनिक जीवन में कचरे का उत्पादन कम कीजिए। हमारी खेती की प्रक्रिया, खाद्य निर्माण की प्रक्रिया या भोजन निर्माण की प्रक्रिया सब कुछ ऐसी हो कि प्रतिदिन कचरे का उत्पादन कम हो। इसके बाद जब हो भी रहा है तो इसका रीयूज होना चाहिए। इसका रीयूज कैसे होता है? जैसे हमने कृषि कचरा, जो हमारा क्रॉप रेजिड्यू है, फसल अवशेष, इसका रीयूज कैसे करना है? इसका रीयूज या तो जैसे हमारा धान का पुआल है, उत्पादन तो हुआ, उसको तो घटा नहीं सकते, इसका दूसरा उपयोग हमने मशरूम उत्पादन में ले लिया, तो ये रीयूज हो गया। या हमने मल्चिंग में इस्तेमाल कर दिया, तो वो रीयूज हो गया। और मल्चिंग धीरे धीरे कहकर कैसे सॉइल में इनकॉर्पोरेट होती है, वो हमने आपको पढ़ाया है, तो ये रीयूज हो गया। घर में ही अगर खाना, जैसे होटल में खाना ज़्यादा बन गया है, तो उसे फेंकने की बजाय दान कर दिया जाए, गरीब बस्ती में दिया जाए, रीयूज हुआ। तो पहला ऑप्शन है घटाइए, दूसरा ऑप्शन है पुनः उपयोग की प्रक्रिया विकसित कीजिए, उसका पुनः उपयोग कीजिए, तीसरा है रीसाइकिल। अभी जैसे धान के पुआल की बात करें, घटा तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, घटा कैसे सकते हैं? मिक्स क्रॉपिंग करके, क्रॉप कवर करके। अगर मिक्स क्रॉपिंग है, दूसरी फसलें भी साथ में हैं, तो उसको घटाया जा सकता है। रिसाइकिल करना है, टर्निंग मटेरियल इनटू न्यू सब्सटेंस और प्रोडक्ट। तो रिसाइकिल में हमने आपको
बताया कि रिसाइकिल करते समय इसको हम डिकम्पोजिशन कर लें तो नया मटेरियल बन जाएगा, उससे बीच के जो उत्पाद निकलेंगे वो भी काम में जाएंगे, और ये रिसाइकिल्ड मटेरियल का हम जो रिसाइकलिंग के बाद जो हमें मटेरियल मिला उसका भी उपयोग खेती में हो जाएगा। तो रीयूज़ में तो सीधे उपयोग हो जाएगा, रिड्यूस कुछ हद तक संभव है, सबसे मोस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन है। सबसे पहले में ये कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम कचरे का उत्पादन हो। उसके बाद जो उत्पादन तो होगा ही, क्योंकि हमारी प्रक्रिया चल रही है खेती की या खाद्य निर्माण की, तो उत्पादन तो होगा ही। फिर मोस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन है कि हम इसका रीयूज़ करें, क्योंकि रीयूज़ में जो हमारे को कृषि कचरा प्राप्त हुआ है वो ही वैसा का वैसा दोबारा उपयोग होने वाला है। जैसे कि हमने अभी मशरूम का आपको उदाहरण दिया, धान का पुआल, धान की खेती से जो हमें फसल अवशेष मिला है, मशरूम में उसका पुनः उपयोग वैसे का वैसा हो जाने वाला है। रिसाइकिल तीसरे नंबर का प्रिफर्ड ऑप्शन इसलिए है क्योंकि रिसाइकिल में समय लगता है, प्रक्रिया है, या एक अलग प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो चाहे बायोगैस में जाएं, चाहे वर्मी कंपोस्ट में जाएं, एक अलग प्रक्रिया करनी पड़ेगी। इससे हमें तो नया उत्पाद मिलेगा जो कि फिर खेती में काम आएगा। ये रिसाइकिल हो गया। तीसरा है रिकवर, चौथा है रिकवरी। जिसका आप रिसाइकिल नहीं कर सकते, कुछ ऐसे कृषि कचरे हैं आप उसका रिसाइकिल नहीं कर सकते, तो उसमें से कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लीजिए जो हमारे काम का है, बाकी फिर फेंकना पड़ेगा। एनर्जी उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, बाकी फेंकना पड़ेगा। तो उससे कुछ रिकवरी तो कर ही लीजिए कृषि कचरे से। सीधे फेंकने से पहले बेहतर है कि कोई चीज़ सीधे फेंकी जाए तो उससे बेहतर है कि उसे रिकवरी कर ली जाए। छोटा सा उदाहरण है, जैसे आपके घर में काफ़ी सामान आता है खरीद करके, और उपयोग के बाद जो बचता है उसको आप बोलते हैं वेस्ट, फेंकना ही तो है, लेकिन आप उसको किसी भंगार वाले को, कबाड़ी को बेच करके सोचते हैं चलो 50-60 रुपये 100 रुपये मिल ही जाए, तो दैट इज़ रिकवरी। तो ये तो बहुत छोटे स्तर पे बताया हमने। रिकवरी मतलब क्या हुआ कि जैसे सीधे फेंकने की बजाय, जैसे प्लास्टिक ही है तो वेस्ट है, तो वो सीधे फेंकेंगे तो प्रदूषण पैदा करेगा, तो उसको ऐसी प्रक्रिया में डाल दिया कि वो रिकवर हो करके फिर से रिसाइकलिंग प्रोसेस प्रक्रिया में जा सके। तो इससे रिकवरी कर किया जा सकता है। और लास्ट में है डिस्पोजल लैंडफिल व्हेन नो अल्टरनेटिव। जब कोई हमारे पास मौजूद नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, तो लैंडफिल मैंने आपको बताया था कि लैंडफिल जनरली म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से शहरों के बाहर ऐसी कोई जगह नदी के किनारे या होती है, वो शहर का सारा कचरा जो इकट्ठा कर ले जाते हैं वहाँ वो भरते चले जाते हैं, पहाड़ बन जाता है कचरे का। वहाँ फिर वो लंबे समय तक पड़ा रहता है थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ तो मिक्स प्रकार का कचरा है ना, हर तरह का कचरा है। वो लैंडफिल ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैदा करने वाला प्रक्रिया है। इसलिए मैंने बोला लीस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन है ये, कि सीधे फेंक दीजिए कचरे को और लैंडफिल करते रहिए, भरते रहिए ज़मीन में कहीं एक जगह। तो ये लैंडफिल लीस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन है, इसकी तरफ सबसे लास्ट में अपने को सोचना है। तो बायो कंजर्वेशन कैसे होता है, ये तो कचरा प्रबंधन की बात हो गई। फूड सिक्योरिटी और बायोडायवर्सिटी दो चीज़ें हैं। अगर हम बायोडायवर्सिटी की ही बात करते रहेंगे तो फूड सिक्योरिटी कैसे आएगी? फूड सिक्योरिटी, इतनी बड़ी जनसंख्या देश में है, राइस इज स्टेपल फूड, राइस, मक्का, वीट, इसको स्टेपल फूड माना जाता है, यानी कि बायोडायवर्सिटी तो फिर वहाँ नुकसान हो जाएगी। पूरे पंजाब में केवल धान उगाई जा रही है, पूरे पंजाब पूरे हरियाणा में केवल धान उगाई जा रही है, बायोडायवर्सिटी खत्म हो रही है। तो बायोडायवर्सिटी, अगर फूड सिक्योरिटी बढ़ रही है एक तरफ, बायोडायवर्सिटी कम हो रही है, एक तरफ फूड से बायोडायवर्सिटी बढ़ा रहे हैं तो फूड सिक्योरिटी का नुकसान ना हो। तो इस तरह से अपने को कृषि की हमने आपको बताया है। बायो कंजर्वेशन में कचरे का प्रबंधन कैसे करना है, फूड सिक्योरिटी और बायोडायवर्सिटी के बीच में, खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता के बीच में
अपने को एक सामंजस्य बैठाना है। तो एक प्रक्रिया है जिसमें हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो हमने अभी पंजाब का उदाहरण दिया आपको, पूरे पंजाब में पूरे हरियाणा में सिर्फ धान की खेती हो रही है, तो फूड सिक्योरिटी हमारी हाई हो गई है वहाँ पर, लेकिन बायोडाइवर्सिटी लो हो। तो अब हमें खसकना है किस तरफ? एग्रो इकोलॉजिकल लैंडस्केपिंग की तरफ। ठीक है, बड़े पैमाने पर धान की खेती होने दीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा हॉर्टिकल्चर, फल बगीचा या पॉन्ड लगाना, कचरे का प्रबंधन करने का वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट, कंपोस्टिंग यूनिट, पशुपालन, सब तरफ अगर गए तो बायोडाइवर्सिटी हाई हो गई, फूड सिक्योरिटी पे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी हम लोग को मिलेगी। तो यह जो प्रक्रिया है इसका निर्माण करेंगे तो हम हाई फूड सिक्योरिटी और हाई बायोडाइवर्सिटी पा पाएंगे। एक प्रक्रिया है डिग्रेड लैंडस्केप। बिल्कुल ध्यान मत दीजिए और ज़मीन का क्षय होने दीजिए, फूड सिक्योरिटी भी लो हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी भी लो हो जाएगी। प्रक्रिया कोई पसंद नहीं करेगा। एक प्रक्रिया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन कीजिए। सिर्फ और सिर्फ बायोडाइवर्सिटी पर ध्यान देना है तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन कीजिए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बायोडाइवर्सिटी पर ध्यान देंगे, फूड सिक्योरिटी कम हो जाएगी। तो कौन सी प्रक्रिया की तरफ जाया जाए? यह विन विन सिचुएशन है। इसमें फूड सिक्योरिटी भी मिल रही है, बायोडाइवर्सिटी भी मिल रही है, एग्रो इकोलॉजिकल लैंडस्केप। तो इसलिए हमने कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में आपको बताया कि मिक्स क्रॉपिंग करनी है, क्रॉप रोटेशन करना है, क्रॉप कवर, लैंड कवर होना चाहिए। लैंड कवर केवल मल्चिंग से होना चाहिए ऐसा नहीं है, कवर क्रॉप होनी चाहिए। और क्रॉप रोटेशन करेंगे, कवर क्रॉप रहेगी तो ऐसा है कि एक क्रॉप अगर हार्वेस्ट हो रही है उससे पहले दूसरी क्रॉप इतनी बढ़ गई कि ज़मीन कवर के कवर रह गई, तो जाहिर है कचरे का निर्माण भी कम होगा। और कचरे का प्रबंधन क्या हमने करने की जो प्रक्रिया आपको बताई, तो कचरे का प्रबंधन करने की प्रक्रिया रीयूज और रिसाइकिल। अगर इस प्रक्रिया की तरफ आप जाते हैं तो आप उसको जोड़ के देखिए कि क्या हमारी बायोडाइवर्सिटी या बायो कंजर्वेशन हमारा उससे संरक्षित होता है कि नहीं होता है। तो अगर हम कचरे का प्रबंधन नहीं करें तो जो एक कचरा प्रबंधन की या कचरे को हैंडल करने की एक दोषपूर्ण पद्धति है जिसमें कि फसल अवशेष को बड़े पैमाने पर जला दिया जाता है। फिर वही बात यहाँ पे आ रही है विन लूज सिचुएशन, जो पंजाब में पूरे क्षेत्रफल पे सिर्फ धान की खेती हो रही है, हालांकि फूड सिक्योरिटी मिल रही है लेकिन जैव विविधता का संरक्षण नहीं हो रहा है। अब इससे जो कचरा निर्माण हो रहा है अगर उसका समुचित प्रबंधन किया जाए तो हमें जैव विविधता का संरक्षण मिलेगा, लेकिन वहाँ पूरी तरह से अगर जला दिया जा रहा है तो फिर जैव विविधता का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। तो कृषि कचरे का प्रबंधन जैव विविधता के संरक्षण में कैसे मदद करता है, इस बात को आप पिछले लेक्चर की तरफ अगर ध्यान डालेंगे तो वो समझ जाएंगे। तो कृषि कचरे का प्रबंधन कैसे करना है जैसे कि हमारी जैव विविधता संरक्षित हो सके। तो इससे हमें कृषि कचरा प्रबंधन से क्या क्या लाभ होते हैं? कृषि कचरा प्रबंधन से लाभ है बेटर एनवायरनमेंट, उचित वातावरण मिलता है, रिड्यूस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण, तो प्रदूषण कम होता है, कंजर्व एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण होता है, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण होता है, और यही इस जैव विविधता का संरक्षण होना मतलब बायो कंजर्वेशन होता है, और क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। तो इतनी चीज़ें कृषि कचरे के समुचित प्रबंधन से हमें प्राप्त हो सकती हैं। तो आज हमने समझा कि कृषि कचरे प्रबंधन का जैव विविधता संरक्षण में क्या महत्व है, कृषि कचरे के समुचित प्रबंधन का जैव विविधता के संरक्षण पर क्या प्रभाव है, उन चीज़ों को आज हमने समझी। और वो जो एक हमने हायरार्की वाला पिरामिड देखा था कृषि कचरे का प्रबंधन के, तो मैनेजमेंट प्रैक्टिस, करेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस हमारी क्या होनी चाहिए, ये चीज़ें हमको आज समझ में आती हैं। ये पिरामिड हमें बताता है कि कृषि कचरे के प्रबंधन की सही कौन सी प्रक्रिया है जिसकी तरफ हमें जाना चाहिए, कौन सी प्रक्रिया ऐसी है जो हमको सबसे पहले चुननी चाहिए, वो ना संभव हो तो दूसरे नंबर पर जाए, वो ना संभव तीसरे नंबर पर जाए। डिस्पोजल, बिना कुछ किए सीधे उठाकर फेंक दीजिए बस, वो तो एक प्रकार से आखिरी विकल्प है।
यह चीज़ें आज हमारे को इस लेक्चर में समझ में आई। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप ट्रेंड्स इन इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन के अंदर एक लेख है, इस मैगजीन के अंदर वॉल्यूम 32 में, रीफ्रेमिंग द फूड बायोडाइवर्सिटी चैलेंजेस। इसी तरह से बायो कंजर्वेशन करके एक जर्नल है, उसके बायोलॉजिकल कंजर्वेशन एक जर्नल है, उसके अंदर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन, इस लेख को पढ़ के आप इस विषय को अच्छे से और अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।